क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं? अटेंशन कम हो जाता है, रिस्पॉन्सेस बदल जाते हैं, और जो कनेक्शन पहले नेचुरल लगता था, वो अचानक कंफ्यूजिंग बन जाता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजी काम कर रही है? प्रैक्टिकल फीमेल साइकोलॉजी बाय जोसेफ साउथ इसी हिडन पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अट्रैक्शन, इमोशन और बिहेवियर को सिर्फ सरफेस लेवल पर समझना काफी नहीं है। हर रिएक्शन के पीछे एक रीजन होता है, हर साइलेंस के पीछे एक सिग्नल होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उन सिग्नल्स को सही तरह से पढ़ पाते हैं? मान लीजिए, एक आदमी अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी और एफर्ट देता है। वह केयर करता है, रिस्पेक्ट देता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। लॉजिक कहता है कि उसे उसी लेवल का प्यार और कमिटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन रियलिटी कई बार इसके उलट होती है। धीरे धीरे सामने वाला इंटरेस्ट लूज करने लगता है। क्यों? क्या काइंडनेस ही प्रॉब्लम बन जाती है? यहीं पर यह किताब एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है। अट्रैक्शन इज नॉट बिल्ट ऑन कंफर्ट अलोन, इट थ्राइव्स ऑन इमोशनल स्टिमुलेशन। यानी सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको इमोशनली एंगेजिंग भी होना पड़ेगा। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, हाइपरगेमी। यह टर्म बताती है कि फीमेल अट्रैक्शन अक्सर उस व्यक्ति की ओर जाता है जो वैल्यू, कॉन्फिडेंस और स्टेटस में हायर परसीव्ड होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई इनफियर है, बल्कि यह नेचुरल टेंडेंसी है बेहतर ऑप्शन की ओर अट्रैक्ट होने की। और जब एक आदमी अपनी आइडेंटिटी खोकर सिर्फ प्लीजिंग बिहेवियर अपनाता है, तब उसकी परसीव्ड वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जितना ज्यादा आप चेस करते हैं, उतना ही सामने वाला दूर जाता है? यह सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, यह एक कॉमन पैटर्न है। क्योंकि जब आप अपनी इंपॉर्टेंस कम करके किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बैलेंस टूट जाता है। किताब एक पावरफुल लाइन कहती है, रिस्पेक्ट कैनॉट बी निगोशिएटेड, इट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। यानी रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको खुद को उस लेवल पर रखना होगा जहां लोग नेचुरली आपको वैल्यू दें। अगर आप खुद को इग्नोर करते हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते, तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखेगा। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि आपको कोल्ड या इनडिफरेंट बनना पड़ेगा? नहीं, असली बात बैलेंस की है। आपको इमोशनली अवेलेबल होना है, लेकिन नीडी नहीं। आपको केयर करना है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। इस पूरी साइकोलॉजी में एक हिडन टेंशन है, कनेक्शन और इंडिपेंडेंस के बीच। जब आप पूरी तरह किसी एक पर डिपेंड हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं, तब क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बना रहता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो खुद की लाइफ में फोकस्ड है, उसके गोल्स हैं, उसका पर्पस है, और रिलेशनशिप उसके लाइफ का एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं। ऐसे इंसान की प्रेजेंस अलग होती है। उसमें एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है, जो वर्ड्स से नहीं, बिहेवियर से दिखता है। यही इस किताब का कोर मैसेज है। आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स नहीं किया जा सकता, यह नेचुरली डेवलप होता है जब आप खुद को वैल्यू देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन फील करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं खुद को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूं जितनी मैं सामने वाले को दे रहा हूं? क्योंकि सच यही है, जब आप खुद की वैल्यू समझते हैं, तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर अट्रैक्शन सिर्फ काइंडनेस या एफर्ट से नहीं बनता, तो फिर किससे बनता है? क्या कोई ऐसा हिडन मैकेनिज्म है जो डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं? साउथ इस पॉइंट पर एक बहुत गहरी इंसाइट देती है, इमोशन ड्राइव्स अट्रैक्शन, लॉजिक जस्टिफाइज इट लेटर। यानी पहले दिल डिसाइड करता है, दिमाग बाद में रीजंस ढूंढता है। इसलिए कई बार आप परफेक्ट होने के बावजूद भी किसी के लिए स्पेशल नहीं बन पाते, और कोई दूसरा व्यक्ति जो शायद उतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। यह पैराडॉक्स ही इस साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल वेरिएबिलिटी।
इसका मतलब है कि जब किसी इंटरैक्शन में इमोशंस प्रिडिक्टेबल नहीं होते तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अगर हर बार आपका बिहेवियर सेम है, हर बात पर एग्रीमेंट है, हर समय अवेलेबिलिटी है, तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जब इंटरैक्शन में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है, तब सामने वाला इमोशनली इन्वेस्ट होने लगता है। सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी उस चीज की होती है जिसे पाने में एफर्ट लगता है। यही प्रिंसिपल ह्यूमन साइकोलॉजी में भी अप्लाई होता है। जब आप बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गिव कर देते हैं तो सामने वाले को इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। यहीं पर किताब एक बोल्ड स्टेटमेंट रखती है, पीपल वैल्यू वॉट द इन्वेस्ट इन, नॉट वॉट इज हैंडेड टू देम। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गेम्स खेलना है या मैनिपुलेशन करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको स्पेस देना है ताकि सामने वाला भी एफर्ट करे, भी एंगेज हो और कनेक्शन म्यूचुअल बने। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग नेचुरली ही मैग्नेटिक होते हैं? उनके पास कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उनकी ओर खींचते चले जाते हैं। इसका रीजन है उनका सेल्फ परसेप्शन। वे खुद को कैसे देखते हैं, वही एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप खुद को नीडी, इनसिक्योर या डिपेंडेंट महसूस करते हैं तो वही सिग्नल सबकॉन्शियसली दूसरे तक पहुंचता है। लेकिन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, फुलफिल्ड और सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं तो आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाती है। किताब यहां एक पावरफुल लाइन देती है, योर बिहेवियर टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। यानी आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। अगर आप हर बार अवेलेबल रहते हैं, हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर बार अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे यह पैटर्न एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट्स क्लियर रखते हैं, अपने टाइम और एनर्जी को वैल्यू करते हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी रिस्पेक्ट के साथ देखता है। अब यहां एक टेंशन पैदा होती है, क्लोजनेस और मिस्ट्री के बीच। अगर आप बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, और अगर आप बहुत डिस्टेंट हो जाते हैं तो कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। सही बैलेंस यही है कि आप जेन्युइन रहें लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखें। इमेजिन कीजिए एक कन्वर्सेशन जहां हर बात इंस्टेंटली रिवील नहीं होती, हर थॉट इमीडिएटली शेयर नहीं होता। वहां नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है, एक डिजायर होती है जानने की। यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। तो असली गेम ये नहीं है कि आप किसी को इम्प्रेस करें, बल्कि यह है कि आप खुद को उस लेवल पर डेवलप करें जहां आपकी प्रेजेंस ही इम्पैक्ट क्रिएट करे। और अब एक क्रूशियल सवाल, क्या आप अपनी लाइफ में खुद ही मेन कैरेक्टर हैं या किसी और की स्टोरी में सिर्फ सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं? क्योंकि सच यही है, जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हैं तभी दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। अब तक हमने समझा कि अट्रैक्शन का बेस इमोशन, क्यूरियोसिटी और सेल्फ वैल्यू पर टिका होता है। लेकिन एक और लेयर है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाती है, वैलिडेशन। साउथ इस कॉन्सेप्ट को बहुत शार्पली एक्सप्लेन करती है कि जब आप बार बार अप्रूवल और रीअश्योरेंस सीख करते हैं तो आपकी परसीव्ड वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय आपसे पूछे, क्या मैं ठीक लग रहा हूं, क्या तुम मुझसे खुश हो, क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, तो शुरुआत में यह केयरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह इनसिक्योरिटी का सिग्नल बन जाता है। और अट्रैक्शन इनसिक्योरिटी पर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस पर ग्रो करता है। यहीं पर किताब एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है, नीडीनेस किल्स अट्रैक्शन फास्टर देन रिजेक्शन एवर कुड। यानी रिजेक्शन से भी ज्यादा जल्दी अट्रैक्शन को खत्म करती है आपकी नीडीनेस। क्योंकि नीडीनेस यह दिखाती है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए पूरी तरह दूसरे पर डिपेंड हैं। और जब डिपेंडेंस बढ़ती है तो रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों कम होने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को खोने से बहुत डरते हैं तो वही चीज आपके हाथ से फिसलने लगती है? यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। जब आप फियर बेस्ड बिहेवियर दिखाते हैं तो आपके डिसीजंस भी उसी फियर से ड्रिवन होते हैं। आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ज्यादा टॉलरेट करते हैं और अपनी बाउंड्रीज वीकन कर देते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, स्कैरिसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है, अगर यह पर्सन चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा।
अबंडेंस माइंडसेट कहता है, मेरी लाइफ में ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं खुद कंप्लीट हूं। जब आप स्कैर्सिटी में सोचते हैं तो आप क्लिंग करते हैं, लेकिन जब आप अबंडेंस में सोचते हैं तो आप चूज करते हैं। और यही डिफरेंस आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। किताब एक पावरफुल लाइन कहती है, डिजायर ग्रोज इन स्पेस, नॉट इन सफोकेशन। यानी जब आप किसी को स्पेस देते हैं तभी फीलिंग्स नेचुरली ग्रो होती हैं। अगर आप हर समय मौजूद रहते हैं, हर मोमेंट अवेलेबल रहते हैं, तो सामने वाले को मिस करने का चांस ही नहीं मिलता। और जब मिसिंग ही नहीं है तो लॉन्गिंग कैसे पैदा होगी? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दूर या इनडिफरेंट बनना है। इसका मतलब है कि आपको बैलेंस समझना है, प्रेजेंस और एब्सेंस के बीच। आपको इतना क्लोज होना है कि कनेक्शन बना रहे, और इतना डिस्टेंट भी कि क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां आप खुद अपनी लाइफ में इतने एंगेज्ड हैं कि आपको हर समय किसी और की अटेंशन की जरूरत नहीं है। आपके पास गोल्स हैं, रूटीन्स हैं, एम्बिशंस हैं। ऐसे में रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनता है। यही माइंडसेट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो आपकी डिसीजंस भी क्लियर होती हैं। आप किसी को प्लीज करने के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली कनेक्ट करने के लिए इंटरैक्ट करते हैं। यहां एक और सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप केयर नहीं करते। इसका मतलब है कि आप आउटकम से ओवरली अटैच्ड नहीं होते। आप एफर्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। और अब एक क्रिटिकल सवाल, क्या आप रिलेशनशिप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे नेचुरली फ्लो होने दे रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, जो चीज जितनी ज्यादा फोर्स की जाती है वह उतनी ही जल्दी टूटती है। इस पूरी साइकोलॉजी का कोर यही है कि आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आपका हैप्पीनेस किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड न करे। जब आप खुद में कंप्लीट होते हैं तभी आप किसी और के साथ जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां अट्रैक्शन टेम्परेरी फीलिंग से बढ़कर एक डीप कनेक्शन में बदलता है। ऐसा कनेक्शन जो प्रेशर से नहीं, चॉइस से बना होता है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लेयर पर पहुंचते हैं, जहां पूरी प्रैक्टिकल फीमेल साइकोलॉजी का सार एक जगह कन्वर्स होता है, पावर डायनामिक्स और इमोशनल कंट्रोल। रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स का खेल नहीं है, ये परसेप्शन और पोजीशनिंग का भी खेल है। जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है वही अक्सर सिचुएशन को भी कंट्रोल करता है। सोचिए, जब कोई छोटी सी बात आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती है, जेलसी, ओवरथिंकिंग या इंपल्सिव मैसेजेस, तब आप अनअवेयरली अपनी पावर दूसरे को दे देते हैं। क्योंकि उस मोमेंट में आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, न कि अपने डिसीजंस के। यहीं पर किताब एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है, द वन हु रिएक्ट्स लेस कंट्रोल्स मोर। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इमोशनलेस बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको इमोशनली डिसिप्लिन्ड बनना है। जब आप हर सिचुएशन में काम और कंपोज्ड रहते हैं तो आपकी प्रेजेंस ही एक अलग इंपैक्ट क्रिएट करती है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में भी शांत रहते हैं और फिर भी उनकी बात ज्यादा वेट कैरी करती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। यहीं से एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट सामने आता है, फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब है कि सिचुएशन को किस नजरिए से देखा जा रहा है और कौन उस नैरेटिव को लीड कर रहा है। अगर आप हर बार सामने वाले के मूड, टोन और बिहेवियर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं तो आप उनका फ्रेम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं तो आप अपना फ्रेम एस्टैब्लिश करते हैं। किताब यहां एक पावरफुल लाइन देती है, इफ यू डोंट डिफाइन योर वैल्यू, अदर्स विल डिफाइन इट फॉर यू। यानी अगर आपने खुद अपनी बाउंड्रीज, स्टैंडर्ड्स और आइडेंटिटी क्लियर नहीं की तो दुनिया आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रीट करेगी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो इमोशनली स्टेबल है, जो ओवर रिएक्ट नहीं करता, जो अपनी बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेट करता है और जो किसी भी सिचुएशन में खुद को लूज नहीं करता। ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्शन खुद ब खुद रिस्पेक्टफुल हो जाता है, क्योंकि वह खुद
अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन यहां एक हिडन टेंशन है, अटैचमेंट वर्सेस कंट्रोल। अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं तो आप कंट्रोल खो देते हैं, और अगर आप पूरी तरह डिटैच्ड हो जाते हैं तो कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। सही बैलेंस यही है कि आप इमोशनली कनेक्टेड रहें लेकिन मेंटली ग्राउंडेड भी रहें। यहां एक और सटल लेकिन डीप इनसाइट है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कई लोग शुरुआत में बहुत इंटेंस होते हैं, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा प्रोमिसेस, लेकिन समय के साथ कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, और यही इनकंसिस्टेंसी ट्रस्ट को डैमेज करती है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने बिहेवियर में, अपने स्टैंडर्ड्स में, अपने एक्शंस में, तो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि ट्रस्ट और प्रिडिक्टेबिलिटी से भी ग्रो करता है। अब एक क्रिटिकल सवाल, क्या आप अपने इमोशंस के मालिक हैं या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि यही वह पॉइंट है जो एक एवरेज कनेक्शन और एक पावरफुल रिलेशनशिप के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। इस पूरी जर्नी का फाइनल ट्रुथ यही है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी और आपका बिहेवियर इतना पावरफुल हो जाता है कि चीजें नेचुरली आपके फेवर में अलाइन होने लगती हैं। तो अंत में एक बोल्ड स्टेटमेंट, अट्रैक्शन इज नॉट समथिंग यू चेज, इट इज समथिंग यू बिकम। जब आप खुद को ग्रो करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं और खुद की लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, तब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सही लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और शायद यही इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे गहरा लेसन है, जब आप खुद को जीत लेते हैं तभी आप किसी और के दिल तक पहुंच सकते हैं।